कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई अपना भी राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सारे बहन भाई ने हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई। भाई रोज जो है गेहूं जीरी ठाए रहो हो, कुछ और भी बात कर लिया करो कदे। भाई देख सारी बात हुआ, गेहूं जीरी अपना दिखे उसकी गला और भी तो देखे थे परसों खेत में आ रहे थे। हाँ वो कस्त की भी रहने क्या की तैयारी कर रहा था मैं। क्या की करो थे? पपीते की। अच्छा। वो पपीते पीछे खाए थे अपने जो मंगाए थे। हाँ खाए थे भाई। और आज का जो किसानवाणी कार्यक्रम है पपीते की ही बात हम करेंगे, साथ में बातचीत करेंगे कृषि में टपका सिंचाई का महत्व। और भाई पपीता खाने में तो भाई बड़ा स्वाद था, लेकिन उसका लगान का टाइम आ रहा है क्या आजकल? भाई लगान का जरूर टाइम आ रहा है, क्योंकि फरवरी मार्च का जो महीना है इसमें भाई तकरीबन हमारे जो फसल लगाने का है, और ताकि पपीते उगेंगे तो भाई जब बताए दोबारा खवाए जाओगे। हाँ तो भाई आमतौर पे उत्तर भारत में पौधारोपण का पौध जो है रोपने का काम जून जुलाई में किया जा है, लेकिन फरवरी और मार्च के महीने में भी पपीते का रोपण किया जा सके है। तो भाई ये तो बात इसके समय की रही। और जितने भी देश हैं जो थोड़े से गर्म हैं उनमें पपीता उगाया जा है। इसकी पैदावार भारत में सारे राज्यों में ली जा है लगभग, और काफ़ी अच्छी पैदावार है। इसमें विटामिन ए होता है विनोद भाई, और विटामिन ए बड़ा ज़रूरी है। लाल गुद्दे वाले पपीते में लाइकोपिन नामक पदार्थ भी हुए हैं, जो दूसरे हमारे पौष्टिक तत्व हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, विटामिन सी है, खनिज लवण है, उनकी भी अच्छी मात्रा इसमें मिले है। अगर पपीता कोई खावे है ना तो भाई एक तो उसका पेट ठीक रहे है, पचने की प्रक्रिया ठीक रहती है, आंतों में उसके दमा, निमोनिया और नेत्र रोगों, ये जो बीमारियां हैं इनमें उसके आराम रहता है, राहत रहती है। बिल्कुल। इसमें जो पाए जाने वाले विटामिन ए और सी हैं उससे भाई शरीर में कई ढाल के रोग और कीटाणु नहीं पनपते। जरूर खाना चाहिए भाई, और अपने घर में लगा लें तो घना ही बढ़िया है। बिल्कुल। और प्रीतम भाई देखो, जो पाचन क्रिया है उसके लिए सबसे बढ़िया यो फल है। और अब इसकी थोड़ी जलवायु की बात कर ले, वह पपीते की जो खेती है वह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में करते हैं, लेकिन इसे क्षेत्र में पाला नहीं पड़ना चाहिए। और जाड़े में पाला और गर्मी में तेज हवा का जो पौधों की वृद्धि पर और फलन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, तो ये जो पाला और तेज हवा के प्रति ये बहुत अधिक संवेदनशील यो पौधा है जी। और भाई इस खातिर धरती की बात करें तो जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, रेतली दोमट मिट्टी इस खातिर बढ़िया मानी जा है, क्योंकि पपीते के जो पौधे हैं उसकी जड़ों और तने के समीप पानी रुकने की स्थिति में भाई पौधों की जड़ और तना गल सके हैं, इसलिए पानी नहीं खड़े होना चाहिए। गलेंगे तो भाई पौधा भी सूख जाएगा। तो पीएच मान 6.5 से 7 वाली जो हमारी मिट्टी है वो पपीते खातर ठीक रहे है, और 8 पीएच मान तक भी पपीता भाई हो सके है, तो ऐसी धरती इस खातर ठीक है। और प्रीतम भाई उन्नत किस्मों की भी बात कर लेती है। इसमें वाशिंगटन, कुर्ग, हनी, पूसा डिलीशियस, पूसा डवार्फ, पूसा नत्रा, इसके अलावा जो पूसा जायंट है, पूसा मैजेस्टी है, पंत पपीता,
एक सनराइज सोलो, ये इसकी उन्नत किस्म है। और अगर जो नई किस्म की भी बात करें तो अर्का सूर्या व अर्का प्रभात ये जो नई किस्म है। और अच्छी किस्म की जो बीज प्राप्ति के लिए हमने जो अनुसंधान केंद्र है बागवानी के हर जिले के अंदर है, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए और ताकि हम बढ़िया इसमें उन्नत किस्म ले सकें। हाँ, तो ये जो भाई किस्में हैं इनके बारे में भी हम बात कर सके हैं। वाशिंगटन जैसे भाई ने किस्म बताई है, पौधा छोटे कद का है, ज़्यादा उपज देने वाला, नर पौधों की संख्या कम है, फल बड़े, गुद्दा मुलायम, मीठा और खुशबूदार, बीज की मात्रा भी कम। यो जो किस्म है मधु बिंदु के नाम से भी जानी जा है। और इसी तरह जो कुर्ग हनी भी किस्म से है, इसमें जो पौधे ऊंचे कद के लेकिन जो फल तने पर कम ऊंचाई तक ही लगने शुरू हो जावे है। और पौधे में नर और मादा दोनों फूल आते हैं और फल बड़े आकार के। और जो गुद्दे की बात करें तो वो मोटा लेकिन जो हनी ड्यू से कम मीठा इसमें हुआ है। जी, पूसा डिलीशियस है भाई, नर और मादा फूल एक ही पौधे पे लगे हैं। फल पौधे लगने के 250 दिन के अंदर लगने शुरू हो जाए हैं। फल मध्यम आकार के, गुद्दा गहरे नारंगी रंग का, अच्छे स्वाद वाला और भाई खुशबूदार इसका हुआ है। और इसी तरह जो पूसा डवार्फ है, और इस किस्म में नर और मादा फूल अलग अलग पौधे पर मिलते हैं। और जो पौधा है वो बहुत छोटे कद का हो जाता है और तने की जो केवल 1 फुट ऊंचाई से फल लगने शुरू हो जाओ इसमें। जी, और भाई पूसा नन्ना एक बोनी किस्म है। इसमें 30 से 35 सेंटीमीटर जमीन की सतह से फल लगना शुरू हो जाए हैं, बड़ी निचाई से। ये किस्म जो घरा में भाई लगावे हैं, कोई वाटिका छोटा मोटा कोई बगीची बना रखी है या फिर गमलों में, उसमें भी भाई लगाने खातर पूसा नन्ना किस्म ले सके हैं। और इब बात कर लेते हैं पौधे तैयार करने की बात। जी प्रीतम भाई, पपीते की पौध क्यारिया और पॉलीथीन की थैलियाँ में हम तैयार कर सका है। और पपीते के पौधे बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं। और 120 ग्राम की जो पौध जो कि 40 वर्ग मीटर में लगाई जा सकती है, 1 एकड़ में रोपण के लिए यह पर्याप्त रहती है। और अप्रैल माह में बीज की जो क्यारिया में लगाई, बीज लगने से पहले 1 क्विंटल गोबर की खाद प्रति 40 वर्ग मीटर के हिसाब से हमने डालनी चाहिए। और बीज का जो उपचार 3 ग्राम कैप्टोन प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से करना चाहिए। और बीज को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर गहरा लगाए और फव्वारे तक इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। और नर्सरी में अर्धगलन रोग से बचाने के लिए हमने 200 ग्राम कैप्टोन 100 लीटर पानी में घोलकर फव्वारे की सिंचाई तक हमने इसमें डालना चाहिए। और ज़रूरी होता है इसमें हमने ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो इसमें हम 1 हफ्ते बाद इस क्रिया ने दोहरा सका है। और नर्सरी तो मई जून माह तक रोपण के लिए इसमें तैयार हो जाओगी। अरे भाई, खेत की तैयारी क्यों कर करें, ये भी जरूरी है भाई। हल से जुताई करके 2-3 बार कल्टीवेटर या एरो से जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी हो जाए भुरभुरी। और भाई समतल करना है सुहागा लगा के, तो पूरी तरह ख्यात तेर जो हो जाए खेत तैयार, तो 45 गुणा 45 गुणा 45 सेंटीमीटर की, मतलब 45 लंबे, 45 चौड़े और 45 गहरे गड्ढे बना लें। 2 गुणा 2 मीटर की दूरी पे, गड्ढे से गड्ढे की दूरी 2 मीटर इस तरफ और 2 मीटर लाइन से दूरी। ये रख के भाई रुपाई के 15 दिन पहले खोद लें। हर एक गड्ढे में 20 किलोग्राम गोबर की पकी हुई खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली और 1 किलोग्राम हड्डी का चूर्ण ऊपर उसमें मिट्टी में डाल के गड्ढों को भर दें। उसके भाई 15 दिन के बाद जो है आप इसमें पौधारोपण कर सको हो। और पौधरोपण की बात करें तो प्रीतम भाई, जो उत्तरी भारत में तकरीबन पौधरोपण का कार्य जून जुलाई में करा है, लेकिन जो फरवरी मार्च की भी बात करें तो पपीते का जो रोपण हम इसमें कर सके हैं। और पौधे की छटाई की बात करें तो जब पौधे में फूल आवे तब उनमें से नर पौधों को निकाल देवे। केवल 10% नर पौधे रखे जो सारे खेत में अलग अलग जगह पर हो, ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। और भाई पाला भी पड़ा है, पपीते के पौधे पाला सहन नहीं कर सकते भाई, इसलिए छोटे पौधों को पाले से बचाना जरूरी है। पौधों को नवंबर से फरवरी तक सरकंडे या घास फूस से ढक के रखने हैं। और खाद और उर्वरक की बात करें तो 250 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटाश प्रति वर्ष 3 से 4 भागों में बराबर बांटना चाहिए। और इसके अलावा 20 किलोग्राम गोबर की खाद
प्रति पौधा देवे और खाद को तने तय 35 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर भी हमने चारों ओर इसमें डालने चाहिए। भाई तने से थोड़ा दूर रखें खाद को, और जब उसको लगाएं तो 20 किलोग्राम गोबर की खाद भाई दे सके हैं। ऐसे ही बात सिंचाई की कि गर्मियों में सप्ताह में 1 बार सिंचाई करनी है, सर्दियों में 2 सप्ताह में 1 बार सिंचाई करनी है। सिंचाई इस डालते करें कि पानी सीधा तने के संपर्क में ना आए। ड्रिप तय कर सके हैं भाई, उससे पानी की बचत होगी, उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पानी की इसने कोई ज़रूरत नहीं है। और निराई गुड़ाई की बात कर लेते हैं। टाइम टाइम पर खरपतवार को निकालते रहे और जो हल्की इसमें गुड़ाई है वह करनी चाहिए, और मल्चिंग करने तक भी निराई गुड़ाई की कम इसमें ज़रूरत पड़ती है। और भाई जब फसल होगी तैयार तो भाई तोड़ना है, और तोड़ के रख रखाव भी रखना है। फल पकाने खातर पूरी डालते विकसित पपीते को 500 ppm इथेफोन के घोल में 10 मिनट तक डुबोने के बाद पपीते के ऊपर लगे पानी को सुखा दें, अखबार में लपेट के रखें। और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि भाई ये शरीर खातर हानिकारक है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को बढ़ावा दे है। और कीट और बीमारियों में तना गलन रोग की पहले बात कर लेते हैं। इस रोग तक पौधे के तने का जो निचला भाग से वो सड़ जाता है, जिस तक पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती है। इसकी रोकथाम के लिए तने के चारों ओर मिट्टी चढ़ाकर रखें ताकि पानी तने को न छुए, और रोगग्रस्त पौधों को तुरंत निकालकर इसमें नष्ट कर देवे। और भाई लीफ कर्ल है विषाणु जनित रोग है जो कि सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैले है। इस रोग में पत्तियां जो है मुड़जे हैं। इसकी रोकथाम खातर स्वस्थ पौधों का रोपण करें और सफ़ेद मक्खी का भाई नियंत्रण रखें। तो भाई जो पपीते की फसल है भाई, इसमें अच्छी उपज ले सकते हैं। पपीते की उपज, उसकी किस्म, पौधों की उम्र, धरती किसी है, सिंचाई और देखरेख इस पर निर्भर करे है। फिर भी औसतन अगर बात करें तो एक पौधे से 40 से 50 किलोग्राम फल प्राप्त हो जाए तो भाई कमाई की फसल है। और भाई थोड़े से भी चालू कर सके हैं, कहीं भी लगा के देखें। और प्रीतम भाई देखो, थोड़े से टाइम में हम बढ़िया अच्छी तरह फसल भी लेते हैं, लेकिन ये इसमें ध्यान रखें थोड़ा सा। अगर जो ध्यान ये रखते हैं तो भाई ज़्यादा इसमें मुनाफा हम कमा सके। और जो पपीता है वो भाई मार्केट के अंदर भी उसकी बहुत डिमांड से, हाँ डिमांड है भाई ना, तो घर खातर तो जरूर लगाएं, बहुत बढ़िया है। और भाई ये बात है एक लोकगीत की, तो आइए सुने यू लोकगीत। बोली रे मैं सुरुखी बिना पत्या का तेरी छा कर लो ते तेरे छा को न्या उसने जमा हमने पाल दिया, मैं के तेरी माँ को मैं सुनू जगना पत्या का कर लूँ उसने जमा हमने पाल दिया, मैं के तेरी माँ मैं सुनू जगना पत्या का कर कन्या समझ के वकरी सामर्थ्य वेद विधि मन कर पढ़ के फिर 12 साल की के बाद लाग गया रावण ले गया धाड़ के, और किस कंधा में वो गर्भ गिर दिया बाली ने
बदलावत ने रोहित पाया, मैंने सारा किस्सा सुना दिया। सीता जी ने कुछ पाला, वो वाल्मीक ने बना दिया। फिर विदुर भगति अंबिका ने पाए, गोरे मंदिर चढ़ा दिया। और यशोदा ने श्री कृष्ण पाया, वो दुनिया के मां चढ़ा दिया। यशोदा ने कृष्ण पाया, दुनिया के मां। फिर राजा रुसे नगरी ले, के और जगत में रात को ना सुन जाता। प्रहलाद भगत कोड़ी पर ले यो खम्बसीला ताता को ना सूर्य का बेटा वो कर्ण फेंक दिया। कुंती सी माता को ना मत तेरे प्रेम में मारी पड़ी, घर पार कुट में चाहता को ना। और चंद्रहास तेरे सिर पे खेतर लोकी दाता को ना। चंद्रहास तेरे सिर पे खेतर लोकी दाता। फिर मने बता दे इस दुनिया में, मने बता दे इस दुनिया में, कि न बेटे आड़ी चा को ना। उसने जाना मने पार दिया मैं के तेरी मैं सुनूं घटना बचाता। साल की उम्र में, 30 साल की उम्र मेरी, जब तेरे पिता के मैं आई थी। और तेरी माँ मेरे ते छोटी वह मन लखने लाई थी। अरे जब बेटा तेरा जन्म होया, दुनिया ने खुशी मनाई थी। और 5 साल का जब होया लाडले, तेरे सिर चढ़गी कर आई थी। 5 साल का होया लाडले, श्री मांगे राम तदर बेटा है, मांगे राम तदर बेटा है। और आज कल किसी दान को जा और भाई ये थे वेद प्रकाश और साथी मैं सुरूख बिना पात्या का ये लोकगीत आपने सुने। और प्रीतम भाई मौसम की बात कर लेते हैं। आज का अधिकतम तापमान 25
डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और कल के तापमान की बात करें तो अधिकतम 31 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा। और भाई कल दिन शुक्रवार है, तो किसानवाणी में जो कार्यक्रम कल रहेंगे, बागों में फसल की पक्षियों से रक्षा, फलों की पक्षियों से रक्षा, ये विषय रहेगा। और दूसरा रहेगा वृक्षारोपण का पर्यावरण संतुलन में के योगदान से, ये बातचीत कल रहेगी भाई। और आज का जो दूसरा हमारा विषय है टपका सिंचाई। भाई विनोद, टपका सिंचाई जो है के महत्व है इसका, ये बातचीत भैया के साथ करनी है। बताओ के महत्व है। बिल्कुल, कृषि में टपका सिंचाई का महत्व की बात हम कर रहे हैं कि आज जड़ा पूरा भारतवर्ष में पानी का निरंतर कमी होती जा रही है। और प्रीतम भाई देखो, जो पानी है वो कितना नीचे जा रही है, और उस परिदृश्य में टपका सिंचाई यानी कि जिसने हम ड्रिप इरिगेशन भी कह देते हैं, इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब भाई नीचे के जालियो खत्म होता जा रहा है, ये कोई पैदा होने वाली चीज़ ना है। पानी की दिक्कत है भाई। घने हिस्से हमारे देश के, हमारे प्रदेश के ऐसे हैं जड़े नीचे, कितनी नीचे जाएगा आदमी पानी लाने खातर। जड़ा पहले 50-100 फुट पर मिल जाता था, अब 150, 250, 400 फुट तक चला गया। वो पता नहीं पानी कटते होगा फिर। तो भाई खेती में घना पानी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई जितने पानी की जरूरत नहीं होती उतना देना पड़ा है कई बार। तो इसका जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने निकाला है कि भाई ड्रिप लगाओ, टपका सिंचाई। बहुत सारे भाई कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वो इसी पे है कि भाई सिंचाई की या जो विकसित पद्धति है, इसने कृषि क्षेत्र में के काम कराया है। क्योंकि विकसित देशों में तो खूब लीजा है, वहाँ तो विनोद भाई सुनने में आवा है भाई आधे हिस्से में तो इसे तो काम चल रहा है। भारत में थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। जो पानी की बचत है 30 से 40% तक बचत हो सके है। ज़्यादा मात्रा में पानी की बचत और उसका सदुपयोग, फल और सब्जी का जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, मतलब जो पानी की वजह से फसलें हमारी रह रही हैं, पानी की कमी की वजह से या पानी की अधिकता की, कहीं भी भाई आप बिल्कुल काबू का पानी दे सको हो, कितना देना है। तो या तो है जो है बात टपका सिंचाई की कि भाई पूरी दुनिया में जनसंख्या तो बढ़ने लग रही है, अगर हमने पैदावार बढ़ानी है तो जो हमारी प्रचलित विधियां हैं उनका कुछ विकल्प चाहिए। भारत में फलों की अगर हर आदमी के हिसाब से उपलब्धता देखें तो ना के बराबर है भाई। हमारे हरियाणा में तो लोग छिक के दूध पिए हैं, फल कम खाए हैं। अगर फल प्रचुर मात्रा में हो तो भाई सस्ते भी मिल जाएंगे थोड़े से, ये भी है। तो ऐसे में जरूरत है कि भाई फलों का उत्पादन बढ़े, खास तौर पे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जड़े नीरे डाल के प्रयास कर लिए, लेकिन सिंचाई की समस्या बढ़ रही है, वर्षा बड़ी घाट हुए है। ऐसे में भाई एक विकल्प है टपका सिंचाई, फल और सब्जियों खातर खास तौर पे। और टपका सिंचाई विधि क्या है, इस बारे में बात कर लेते हैं। इस सिंचाई पद्धति के अंतर्गत परिवहन नलिकाओं द्वारा नोजल और ड्रिपर की सहायता से पानी है जो पौधों के जड़ क्षेत्रों में भूमि की सतह या उसके नीचे बूंद बूंद करके दिया जाता है, और इसने हम ट्रिंकल सिंचाई पद्धति भी कह देते हैं। और टपका सिंचाई पद्धति का जो सिद्धांत है वो जिस क्षेत्र में पौधों की जड़ें फैली हुई रहती है उस क्षेत्र में, यानी जड़ क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से पानी देने का है। इसमें उतना ही पानी दिया जाता है जिससे कि पौधे की निम्नतम जल की आवश्यकता पूरी हो जाती है। और प्रीतम भाई देखो, कोई भी क्षेत्र हो जहाँ पर पानी जितनी मात्रा में उसके अनुसार हमने वह फसल लेनी चाहिए। ये नहीं भाई हमारे देश राज्य की फसल नहीं है और वह उगा दो और फिर वो छोड़ के नीचे जाता रहा जी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पानी को देखते हुए हमने फसल उगानी चाहिए। और टपका सिंचाई का जिस तरह बता दिया, और इसके अब अंक की भी बात कर लेते जो जरूरत इसमें पड़ेगी। हाँ, तो भाई इसमें एक तो जो भाई ले रहे हैं पहले तो उनको देख लें भाई किसा चल रहा है, क्योंकि कई बार सरकारें तो इसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे हैं, तो वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। अब जो जरूरी चीज़ें हैं भाई, इसमें एक तो पंप चाहिए जो पानी ना आगे पहुँचाओगा। 1.5 से 2 हॉर्स पावर का पंप चाहिए कम से कम 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 किले खातर। और हॉर्स पावर यानी कि हिंदी में अश्व शक्ति है। और भाई लोग जो है इसको, अब आपने देखा होगा, सौर ऊर्जा से भी चला रहे हैं। सौर ऊर्जा से मतलब बिजली की भी बचत होगी
और पानी की भी होगी टपका सिंचाई से। और उस खातर सरकार ने जरूरी भी कर रखा है कई जगह कि भाई अगर आपको सौर ऊर्जा का चाहिए ना पैनल, उस पर हम आपको छूट देंगे, लेकिन आपको टपका सिंचाई वाला लगाना पड़ेगा। तो एक तो इसमें पंप हो गया, और भाई एक इसमें जो है छड़ियाँ, जो नली और उत्सर्जक का सुराख बंद ना हो जाए इसलिए उसमें छलनी का प्रयोग किया जा है। जल में कचरा ना जा, सुराख बंद ना हो जाए, इसमें जो है ना ग्रेवल फिल्टर या स्क्रीन फिल्टर का प्रयोग करा जाता है ताकि वो चलता रहे। और जो मुख्य नली है इसमें संग्रह टैंक से जल को उप मुख्य नली से जोड़ती है, और इस नली का जो व्यास की बात करें तो 25 से 75 मिलीमीटर का हो सकता है। और भाई इस ढाल की नीरी बातें हैं, लेकिन मुख्य इसका फायदे की अगर बात करें तो 39 से 62% सिंचाई जल की बचत करी जा है। इस पद्धति के द्वारा 27 से 52% और उत्पादन में 2 से 4 गुना वृद्धि देखी गई है। इसके द्वारा भाई गुणवत्ता वाले फल मिले हैं, स्वाद में भी, रंग में भी, आकार में भी। फसलों की जो बढ़वार है वो एक समान होगी। इसकी सहायता से ढलावदार, पहाड़ी, ऊंची नीची, समस्याग्रस्त भूमि का भी सिंचित किया जा सके है। और इसी तरह इस पद्धति से सिंचाई क्षमता 90 से 95% तक बढ़ जाती है, और इस पद्धति की सहायता से निश्चित क्षेत्र में उपचारित जल का उपयोग किया जा सकता है। और इस पद्धति की सहायता से बाजार में जो फसल के मूल्य के उतार चढ़ाव के अनुसार फसल की जो परिपक्वता को भी हम नियंत्रण कर सका है। और इस पद्धति की सहायता से खरपतवार नियंत्रण, ऊर्जा, श्रम, अन्य कर्षण क्रियाएं, पौध संरक्षण और उर्वरक पर होने वाले व्यय को भी हम खर्च को कम कर सका है। और इस पद्धति में सतही वाष्पीकरण तथा निथरने के कारण होने वाली जल की हानि को भी हम कम कर सकते हैं। और भाई बात यह है कि थोड़ी मेहनत तो लगा है, लेकिन बढ़िया है ये जो भाई ले रहे हैं, उसका परिणाम बढ़िया। हाँ, बारीक फसलें जो कर रहे हैं सब्जी में खास तौर पे। तो भाई ये बातचीत आपने सुनी और उम्मीद है आप इससे लाभ लेंगे। कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक हमें इजाजत दीजिए। अच्छा भाइयों, राम राम। राम।